मेरा नाम मोनिका है। मैं पीएनसी हरियाणवी की तरफ से आप सभी मित्रों का अभिनंदन करती हूँ और मैं संगीता मैम का भी धन्यवाद करती हूँ कि वो हमारे साथ इसमें है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मोनिका। तुम आज मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही सुंदर बुक शुरू करने वाली हो और कुछ महीनों से तुम इसकी तैयारी भी कर रही हो, मुझे पता लगा। और लगभग 6 साल पहले मैंने इस पुस्तक को पढ़ा, सॉर्सरर्स क्रॉसिंग, तायशा एबिलर का लिखा हुआ। और मुझे आज बहुत खुशी है कि तुम अपने शब्दों में सॉर्सरर्स क्रॉसिंग को तायशा एबिलर बनकर तुम इसका विस्तार से कहानी के स्वरूप में बताने वाली हो। तो थैंक यू मोनिका। चलो शुरू करते हैं। थैंक यू मैम। ये बहुत ही प्यारी किताब है। द सॉर्सरर्स क्रॉसिंग एक बहुत ही प्यारी किताब है जिसने मेरे दिल को छुआ और अपने आप को और बेहतर बनाने में मदद की कि कैसे हम अपनी पूर्ण स्वतंत्रता को पा सकते हैं। मैंने सुना है कि किताब आपको चुनती है और मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ क्योंकि इस किताब ने मेरे जीवन में परिवर्तन लाने में बहुत मदद की और मेरी सोच को भी बदला। मैं संगीता नेहरा मैम का बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस किताब के बारे में बताया और मैंने बहुत बार इस किताब को पढ़ा और हर बार मुझे कुछ नया सीखने को मिला। ये एक बहुत ही प्यारी कहानी है कि कैसे तायशा, जो इस किताब की लेखिका है, जादूगरों सॉर्सर्स के साथ रहती है और उनके साथ हुए अनुभवों को तायशा ने इस किताब में बहुत खूबसूरती के साथ वर्णन किया है। ये किताब महिलाओं को समर्पित है कि किस तरह हम अपने को कमजोर असहाय महिला ना समझकर अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाने। तायशा एबलर 3 महिलाओं के समूह में से एक थी जिसे डॉन जुआन मैथ्यूस के निर्देशन में जानबूझकर कुछ मैक्सिको के जादूगरों के द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। कार्लोस कसानेडा, जो कि एक अमेरिका के लेखक थे, उन्होंने डॉन जुआन की शिक्षाओं को लिखा। उन्होंने बहुत सारी किताबें शैमनिज्म पर लिखी। जब डॉन जुआन ने यह संसार छोड़ दिया, कार्लोस कसानेडा ने अपनी उस जादूगर समूह के बारे में लिखा। डॉन जुआन ने जादू टोना मैजिक सॉर्सरी को एक व्यवहारिक प्रयास के रूप में सिखाया था कि किस तरह से जिसके माध्यम से कोई भी सीधे ऊर्जा को अनुभव कर सकता है। उन्होंने कहा था कि इस तरह से ऊर्जा का अनुभव करने के लिए हमें अपनी सामान्य क्षमता से स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है। अपने आप को मुक्त करना और प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का कार्य हम कर सकते हैं। सॉर्सर्स ये मानते हैं कि कुछ सामाजिक मापदंड हम पर थोपे गए हैं जो अनिवार्य रूप से निर्धारित किए गए हैं, क्योंकि इन सामाजिक मापदंडों को आंखें बंद करके वफादारी के साथ निभाना पड़ता है, जो कि हमें सीधी तरह से ऊर्जा को ग्रहण नहीं करने देते। डॉन जुआन ने बताया कि हमें अपने उस ताकत को, प्रकाश को जानने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने की आवश्यकता है। सॉर्सरी के विद्यार्थियों का आंतरिक ऊर्जा को उपलब्ध करवाना ही एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तायशा बताती है कि मुझे ये किताब लिखने में काफी समय लगा। डॉन जुआन ने कहा, तुम इस किताब को एक लेखिका की तरह मत लिखो, इसे एक सॉर्सर्स की तरह लिखो। तायशा एबलर बताती है कि उसने बड़े कड़े अनुशासन में सॉर्सरी का अभ्यास किया। यह किताब उसके शानदार प्रशिक्षण को दर्शाती है। तायशा बताती है कि जब वो एरिजोना में रहती थी तो उसकी मुलाकात मेक्सिको की वुमन क्लारा से हुई। क्लारा गौर एक सॉर्सर है जो कि अन्य 16 सॉर्सर के समूह की सदस्य थी। सॉर्सर्स ये मानते हैं कि हम रोजमर्रा की दुनिया की सीमाओं के भीतर कैद रहते हैं, जो कि हमें दूसरी दुनिया को जानने से रोकती है, और पर सॉर्सर्स इन सब बाधाओं को तोड़ते हैं और इस लीप को वो सॉर्सर्स क्रॉसिंग कहते हैं। यस, हाँ मोनिका, बिल्कुल। जो तुमने अभी शुरू किया
तो मुझे इस पुस्तक की कुछ बातें याद आ रही हैं कि जैसे उन्होंने ऊर्जा की बात की, क्लारा तायशा को सिखाती है कि तुम्हें जो अपनी आपकी एनर्जी है, आपको कैसे मेंटेन करनी है, और उसमें साँस का बहुत महत्वपूर्ण रोल क्लारा ने बताया है, डॉन जुआन ने भी बताया है, कार्लोस कैस्टेनेटा ने भी बताया है कि आप अपने साँसों के माध्यम से ही अपनी एनर्जी को कंज़र्व कर सकते हो। और ये महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे-जैसे अब तुम हमें चैप्टर्स के बारे में और विस्तार से बताओगी, तो 100% ये कहना होगा कि हम जो महिलाएँ हैं, क्या करती हैं कि हमारा जो हाफ़ पोर्शन है ज़िंदगी का, वो जो हमें समाज सिखाता है, और समाज के सीखने के बाद हम उन परंपराओं को सीखते हैं, और फिर हम अपनी ऊर्जा को कहीं गायब कर देते हैं। लेकिन जो सॉर्सरर्स हैं, जो एबिलर है, ये तैशा है, जो क्लारा है, ये हमें सिखाती है कि तुम अपनी ऊर्जा को कैसे बचा सकते हो और तुम सही मायनों में संपूर्ण महिला कैसे बन सकती हो। तो इसके बारे में आगे तुम विस्तार से बताने वाली हो, वन बाय वन करके। तो बहुत सुंदर पुस्तक है और बिल्कुल इसी तरीके से हम चर्चा करते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तायशा बताती है कि एक महिला होने के रूप में ये मेरा कर्तव्य था कि किस तरह महिलाओं को बचपन से ही हमारे समाज के पुरुष सदस्यों पर निर्भर करना सिखाया जाता है। पर जादूगरों की राय थी कि महिलाएं अपनी बुद्धि का विकास करती हैं और अपने आसपास की दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में उनमें क्षमता होती है। इसमें एक रिकैप्चुलेशन की प्रक्रिया बताई गई है, जिसमें हम आदत के अनुसार जो सोचते हैं, महसूस करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसकी सफाई करके पारंपरिक सॉर्सरी में एक नवीन रूप दिया जाता है। उसे रिकैप्चुलेशन यानी पुनरावृत्ति कहते हैं। तायशा बताती है कि रिकैप्चुलेशन के साथ उसने कुछ और श्वास की क्रियाएं भी सीखी। इस ट्रेनिंग का मकसद पुराने विचारों, आदतों, भावनाओं के जो पैटर्न हैं, उनको रिकैप्चुलेशन के द्वारा तोड़ना और नई ऊर्जा को एकत्रित करना था। ये किताब से ये पता चलता है कि किस प्रकार हम अपनी ऊर्जा अनजाने में व्यय कर देते हैं, खासकर महिलाएं। अपनी ऊर्जा को कैसे हमें वापस लेकर आना है और पूर्ण स्वतंत्रता की ओर कैसे बढ़ना है, ये सब हमें इस किताब के द्वारा हम जानेंगे। तो आइए अब हम इस किताब का प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। यस मोनिका, तुमने रिकैपिचुलेशन जो शब्द तुमने लिया, तो मैं बिल्कुल अंदर से जब ये पुस्तक मैंने पढ़ी थी, तो मुझे रिकैपिचुलेशन मतलब शुरू-शुरू में समझ नहीं आया था, लेकिन अब इतना पक्का समझ आ गया कि जब आप कहीं पर बैठे होते हो, आप कहीं ऑफिस में होते हो, कहीं घर में होते हो, कहीं किसी दोस्त के घर में होते हो, तो आप अपनी एनर्जीज़ को भावुक होकर या अटैचमेंट्स में या कहीं इमोशनली अपनी ऊर्जा को वहीं पे ड्रॉप कर देते हो, और उस ड्रॉप होने के बाद वहां से आधी संगीता बाहर जाती है ना? मतलब लाइक कि आपने 40% छोड़ दिया तो 60% संगीता जाएगी, और अगर 50% है तो 50% संगीता जा रही है, लेकिन 50% एनर्जी वहीं पे इमोशनली फीलिंग्स में आके और वो छोड़ दिया। तो क्लारा और तैशा जब आपस में बात करते हैं तो वो रिकैपिचुलेशन की बात करते हैं कि हाउ टू रिटेन योर एनर्जी, और अगर तुम छोड़ भी आए तो तुमने उसको वापस कैसे लेना है, तो उसकी वो जो प्रैक्टिस बताती है। तो इट्स अ वंडरफुल टेक्निक। तो हम आगे सुनेंगे तुमसे। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। yes, आपने बहुत सुंदर इसका विवरण किया मैम। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला अध्याय। तायशा कहती है कि वो लोगों से दूर, वो अपनी बता रही है कि वो कैसे अपना एक पहाड़ी पर बैठी होती है, तो सारा कैसे उसकी क्लारा से मुलाकात होती है, तो उसको उसने बहुत अच्छे से बताया है। तायशा बताती है कि वो लोगों से दूर एरिज़ोना की पहाड़ियों पर सुबह सुबह चित्रकारी बनाने जाती है। जब वो चित्रकारी कर रही होती है तो उसको दिखाई देता है कि कोई महिला उसको देख रही है। तायशा को थोड़ा बुरा लगता है कि कोई
उसके एकांत में बाधा डाल रहा है और वो उस महिला को थोड़ा नजरअंदाज करती है। पर जब वो महिला तायशा के काम को देखने के लिए आगे बढ़ती है तो तायशा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तायशा उस महिला के व्यक्तित्व को देखती है, उसकी चमकदार आंखों को देखती है, तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। तो वो देखती है कि कोई महिला उसके पास आ रही है दूर से, तो वो उसको बहुत गुस्सा आता है। पर जब वो महिला उसके पास आ जाती है तो उससे थोड़ा वो इम्प्रेस हो जाती है, तो वो शांत हो जाती है, क्योंकि उसकी चमकदार आंखें और उसकी शारीरिक बनावट को देख के उसका गुस्सा शांत हो जाता है। वो महिला अपना परिचय देती है और बताती है कि मेरा नाम क्लारा ग्रो है। तायशा भी हाथ मिलाते हुए अपना परिचय देती है और बताती है कि जब वो फिर अपने बारे में उसको पूरा बताती है कि जब मैं पैदा हुई थी तब मेरा नाम तायशा रखा गया था, फिर माता पिता का नाम अच्छा नहीं लगा तो बदलकर मार्था रख दिया, मुझे मार्था नाम पसंद नहीं था तो मैंने बदलकर मैरी रख लिया। क्लारा कहती है कि तुम्हारे तीनों नाम ही अच्छे हैं, पर मैं तुमको तायशा ही बुलाऊंगी क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा। फिर दोनों आपस में काफी बातें करती हैं। तायशा बताती है कि वो कुछ समय पहले ही एरिज़ोना में आई। तायशा को क्लारा पूछती है, तुम शादीशुदा हो? तायशा कहती है, नहीं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अपने लिए दया भाव से भर जाती हूँ जब भी मैं अपने बारे में बात करती हूँ। क्लारा भी बताती है कि उसका भी कोई नहीं है और वो मैक्सिको में रहती है, उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। क्लारा बताती है कि उसने बुद्धिस्ट टेम्पल में मार्शल आर्ट सीखा और वो कुछ समय वहां पर रही। तायशा भी बताती है कि उसने भी जापान में बुद्धिज्म पढ़ा और मार्शल आर्ट सीखा। तायशा अपनी कार की तरफ, फिर वो दोनों आपस में कुछ बातें करती हैं और तायशा फिर वहां से उठकर जाने लगती है, अपनी कार की तरफ जाती है और सोचती है कि क्लारा को मैं यहीं पे बाय कह देती हूँ ताकि वो इस सुंदर पहाड़ियों को देखे और उनका आनंद ले। पर क्लारा बोलती है, अभी अलविदा मत बोलो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तायशा उसको मिसेस क्लारा कहकर बुलाती है तो क्लारा एकदम पलट कर जवाब देती है, मैं किसी की मिसेस नहीं हूं, आई एम क्लारा ग्रो, मैं क्लारा ग्रो हूं। तुम मुझको क्लारा कह सकती हो और जो भी पूछना चाहती हो मुझसे पूछ सकती हो। क्लारा तायशा को अपने साथ अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती है, कहती है कि कुछ दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तायशा सोचने लगती है कि उसके पास ना कोई नौकरी है, ना परिवार है, ना पैसा है, वो दुनिया में अकेली है और उसको कोई दोस्त चाहिए जो उसके अकेलेपन को दूर कर सके। तायशा को लगता है कि क्लारा के निमंत्रण को स्वीकार करना एक अज्ञात स्थिति में कूदना मूर्खता होगी, पर फिर भी पता नहीं क्या क्लारा की तरफ वो आकर्षित हो रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर तायशा सोचती है कि उसकी सुंदरता को देखकर मेरे अंदर कुछ ईर्ष्या पैदा हुई। मैंने सोचा कि वो एक बहुत ही आकर्षक और शक्तिशाली महिला थी, जो कि स्वतंत्र, आत्मनिर्भर पर थोड़ी कठोर थी। ये सभी गुण हमेशा मैं अपने में चाहती थी। उसने अपने आसपास ऊर्जावान, जीवंत, अनंत संभावनाओं से भरा हुआ स्थान बनाया हुआ था क्लारा ने। पर फिर भी तायशा सोचती है कि वो ऐसे कैसे किसी के घर जाकर रहने का निमंत्रण स्वीकार कर सकती है जिसे मैं यहाँ पहाड़ों पर अभी अभी मिली हूँ। तायशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। क्लारा उसको पूछती है कि तुम मेरे साथ आ रही हो? उसको कहती है, हम एक साथ मिलकर मार्शल आर्ट की अभ्यास करेंगे। उसके उसने अपने हाथों से तेज चालें करके दिखाई जो कि बहुत सुंदर और शक्तिशाली थी। ये मेरे लिए हैरानी की बात थी कि ये मजबूत महिला इतनी चुस्त भी हो सकती है। तायशा क्लारा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। क्लारा तायशा को कहती है कि एक कठिन यात्रा के लिए तैयार रहो क्योंकि तुम बहुत साहसी हो। क्लारा उसको अपने बारे में और कुछ बताने को कहती है, अपनी फैमिली के बारे में। तायशा अपने पेरेंट्स, माता पिता के बारे में बताती है कि उसके दो भाई हैं। वो बताती है कि वो अकेलेपन में ही बड़ी हुई है। उसके भाइयों ने उसकी तरफ
कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो एक लड़की थी। वो बताती है कि उसके भाई उसको अपने साथ नहीं खिलाते थे। वो अपनी माँ से शिकायत करती थी तो उसकी माँ कहती थी कि लड़के तो लड़के ही होते हैं, तुम गुड़ियों के साथ खेलो और घर में काम में मेरी मदद करो। तायशा बताती है कि वो भी लड़कों की तरह साहसिक कार्य करना चाहती थी, पर उसकी माँ के अनुसार लड़कियों को बिस्तर लगाना, कपड़े इस्त्री करना, ऐसे काम सीखने चाहिए। घर और परिवार की देखभाल करना ही साहसिक कार्य है और महिलाएं सिर्फ आज्ञा पालन के लिए ही पैदा होती हैं। अपने बारे में किसी अनजान व्यक्ति को बताना तायशा को थोड़ा अजीब भी लग रहा था। तायशा को लगता है कि अपनी बातें बताकर शायद क्लारा कहेगी कि तुम मेरे साथ जाने का इरादा बदल सकती हो, यहीं पर रहकर चित्रकारी करो। हम सब जानते हैं कि किस चीज की एक चीज बहुत अच्छे से जिसका हम लाभ उठा सकते हैं, तायशा बताती है। तायशा ने सोचा कि शायद वो कहेगी कि तुम चित्रकारी करो, पर उसने कहा हम सब ये जानते हैं कि किस तरह से अपने आप के लिए हमने खेद महसूस करना है। तायशा कहती है मैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। क्लारा जोर से हंसती है और कहती है कि हम सब अंदर से सब एक जैसे ही हैं। वो कहती है हम सब अंदर से एक जैसे हैं। वो कहती है कि हमको धैर्यवान, निष्क्रिय, अधीन रहने और परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन अंदर हम अलग ही होते हैं। हम ज्वालामुखी की तरह फूटने के लिए तैयार होते हैं। और दूसरी ओर ये और भी हमें निराश करता है, वह यह है कि हमारे पास कोई भी सपना या अपेक्षाएं नहीं है, सिवाय इसके कि किसी दिन सही आदमी मिल जाए जो हमें हमारे दुखों से बाहर निकाल दे। तायशा क्लारा की बातें सुनकर अवाक रह जाती है और उसके पास कोई शब्द ही नहीं रहते। क्लारा उसको पूछती है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है, ईमानदारी से जवाब देना। तायशा कहती है हाँ, तुम्हारी बातों से मैं सहमत हूँ। तायशा स्वीकार करती है कि मेरे उदास जीवन की, मेरी आर्ट वर्क के अलावा एक और उम्मीद की कमी कि मैं किसी पुरुष से मिलूंगी जो मेरे को समझेगा और मेरी प्रशंसा करेगा कि मैं कुछ खास हूँ। क्लारा कहती है क्या पता तुम्हारा जीवन बेहतरी के लिए ही बदल रहा हो तायशा। तायशा को लगता है मेरा निर्णय सही है साथ जाने का, मेरी जिंदगी इसके बाद जरूर बदल जाएगी। अब हम यहीं पर इस पहले चैप्टर को समाप्त करते हैं। फिर अगले अध्याय में तायशा और क्लारा के सुंदर सफर के बारे में और जानेंगे और कैसे उन्होंने अपने सफर को बहुत सुंदर बनाया और उनकी बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सुनेंगे। धन्यवाद। यस मोनिका, बिल्कुल। देखो, बहुत बेसिक सी बातें इसमें बताई क्लारा और तैशा की आपस में जो कन्वर्सेशन हुई, और क्लारा ने बिल्कुल सही बताया कि हम जो महिलाएं हैं बचपन से यही सोचती हैं कि कोई पुरुष मिलेगा, वो हमारे सारे दुखों को छूमंतर से दूर कर देगा, और फिर हम उसी को सपने में जीते रहते हैं, और फिर हम वेट करते हैं कि एक आदमी मिलेगा। जैसे तयशा बिलर की जिंदगी में आया, पहले एक फ्रेंड आया, फिर दूसरा फ्रेंड आया, फिर और फ्रेंड्स आए उसकी लाइफ में, लेकिन उसकी लाइफ में जो वो चाहती थी बोल्ड होना, या जो वो चाहती थी कि मैं एक पारदर्शिता से अपने जीवन को जीऊं, तो वो जी नहीं पाई। और वो इसी इंतजार में थी कि मुझे कोई एक ऐसा मास्टर मिले जो मेरी जिंदगी को बदल दे, और जो मुझे ये सिखा दे कि मुझे अपनी एनर्जी को बाहर नहीं वेस्ट करना है, मुझे अपनी जिंदगी को अपने अंदर ही समा कर अकेले में पूर्णता का एहसास करना है। और वो क्लारा उसको मिल गई थी। और तयशा को भी पहले तो थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट थी उसको अपनी लाइफ में कि ये क्यों आ गई है या मैं इसके साथ क्यों जाऊं, लेकिन बाद में उसको थोड़ा सा ये जब क्लारा ने कहा कि हम पुरुषों की तरफ देखते हैं और पुरुष के सहारे ही हम अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं, तो आई एम नॉट ए मिसेस क्लारा, आई एम क्लारा। तो उसने उस बात से तयशा के भी जीवन पे इफेक्ट आया,
और अगर हम भी ये बात सुन रहे हैं तो 100% हमारे जीवन पे भी इफेक्ट आएगा कि नॉट मिसेस ओनली संगीता और मोनिका हैं यहाँ पे जो एग्जिस्ट करती हैं। तो ये तो हमें बाद में कुछ नाम दे दिए जाते हैं, तो वो बात कहीं तयशा एबेलर ने ये बात सिखाई है कि तुम्हारे पास भी वही जादुई शक्तियां हैं, तुम्हें वो जादुई शक्तियां तुम्हें अपने पास रखनी है। तो थैंक यू मोनिका, वंडरफुल। तो नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, थैंक थैंक यू। यू।